शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की ईडी के हाथों गिरफ्तारी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चुप्पी साध रखी है, जिस पर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। राउत की गिरफ्तारी पर शरद पवार असामान्य रूप से शांत हैं, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है और उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शरद पवार का एक लफ्ज न बोलना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि पूरी एनसीपी ने राउत की ईडी के हाथों गिरफ्तारी पर ऐसी चुप्पी साधी हुई है। अकेले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने ही राउत की गिरफ्तारी को लेकर एक बयान दिया था। अजीत पवार ने ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय राउत का समर्थन करने से किनारा कर लिया था। अजीत पवार ने कहा था, जांच एजेंसियां चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो या राज्य की एजेंसियां हो, ये सभी शिकायत मिलने पर जांच करती हैं। संजय राउत के मामले में ये बार बार हो रहा है, इसलिए इसके पीछे का सही कारण वही बता सकते हैं। सवाल उठता है कि संजय राउत की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने क्यों चुप्पी साध रखी है। आइए हम आपको इसके कुछ कारण बताने की कोशिश करते हैं। संजय राउत शरद पवार के करीबी हैं। उन्होंने बड़े गर्व से ये बात सार्वजनिक मंचों से कही है। फिर ऐसा क्या हो गया कि राउत की गिरफ्तारी पर न तो शरद पवार कुछ कह रहे हैं, न ही एनसीपी का कोई दूसरा नेता कह रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को नजदीक लाने का श्रेय भी संजय राउत को जाता है। संजय राउत हमेशा से शरद पवार ही नहीं, महाराष्ट्र के सभी राजनेताओं के करीबी बताए जाते हैं। बीजेपी और शिवसेना का तो साथ ही लंबे समय से चल रहा था, अगर पिछले 2.5 सालों के समय को छोड़ दिया जाए तो। शरद पवार हमेशा से कहते रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ऐसा पहले भी उन्होंने कहा है, कहते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राउत की गिरफ्तारी के विरोध में शरद पवार का एक बयान ना आना काफ़ी चौंकाने वाला है। जब उनका स्टैंड ये है ही कि बीजेपी या केंद्र की सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, तो ऐसे में वो संजय राउत जो कुछ दिनों पहले तक उनके सबसे खास थे, जिनके साथ मिलकर वो सरकार चला रहे थे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं या उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनके खिलाफ तो ये दिखाता ही है शरद पवार के स्टैंड को। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी समझ में आती है कि शरद पवार, या जैसा अजीत पवार ने ऑफिशियली कहा था, वो भी ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला है और इस मसले में पड़ना परेशानी में पड़ने जैसा हो सकता है। तीसरा एक और सवाल खड़ा होता है। एनसीपी नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि पवार स्थिति को देख रहे हैं और सही समय पर बोलेंगे, जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में सावधानी से चल रहे हैं। खुद शरद पवार भी इस जांच के दायरे से बाहर नहीं होंगे। हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि व्यावसायिक रूप से वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं या कई जगहों पर इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका, ऐसा नहीं है कि पहले उन पर सवाल खड़े नहीं हुए हैं। अजीत पवार पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, तो एनसीपी भी परेशानी में पड़ सकती है। लिहाजा एनसीपी फिलहाल चुप दिखाई दे रही है और शरद पवार का चुप रहना इसलिए भी थोड़ा सा चौंकाता है क्योंकि शरद पवार अभी अभी सरकार से बाहर हुए हैं। एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे मिलकर महाआघाड़ी की सरकार चला रहे थे, सरकार गिर गई है। सरकार गिरने के बाद शरद पवार सामने तो आए, उन्होंने कुछ बातें तो रखी और हमने ये भी देखा कि शरद पवार का स्टैंड भी यही था कि ये साजिशन गिराई गई है, सरकार को गिराना गलत है, आगे की संभावनाओं पर हम विचार करेंगे, जैसी बहुत सी बातें उन्होंने कही। लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी पर उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है संजय राउत की गिरफ्तारी और शरद पवार की इस पर चुप्पी है, जिससे सियासी चर्चा तेज हो गई है कि शरद पवार ने कुछ सोच समझकर ही चुप्पी साध रखी है। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि वो मानते हैं कि संजय राउत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस जांच एजेंसियों को मिले हैं जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण ये कि शरद पवार या एनसीपी खुद किसी पचड़े में न फंस जाए, परेशानी में या जांच के दायरे में ना आ जाए, इसीलिए पहले उस पर काम करना चाहिए। और सिर्फ संजय राउत की बात नहीं है, ईडी की कार्रवाई जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है, तो शरद पवार तक पहुंच जाए या शरद पवार के किसी करीबी तक पहुंच जाए, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये बातें भी कही जा रही हैं और राजनीतिक गलियारों में इसकी भी चर्चा है। पांचवी एक महत्वपूर्ण बात है, शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। पवार की चुप्पी ने अटकलों को भी जन्म दिया कि एनसीपी भाजपा के साथ हाथ मिला सकती है, क्योंकि पार्टी में एक गुट हमेशा से ऐसा चाहता था। विशेष रूप से 2014 में एनसीपी ने राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को स्थिर करने के लिए अवांछित समर्थन की घोषणा की थी। हालांकि उसमें सिर्फ अजीत पवार गए थे और इसे अजीत पवार की बगावत के तौर पर देखा गया था, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का मन कुछ और था। 4 महीने पहले ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, शरद पवार की मुलाकात हुई। जब
केंद्रीय एजेंसी ने राउत और उनके परिवार के सदस्यों की मुंबई में संपत्तियों को कुर्क किया था, उस वक्त की मुलाकात। 8 अगस्त तक अब ईडी की हिरासत में है संजय राउत। संजय राउत की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनकी हिरासत का बढ़ना ही ये बताता है कि उनके खिलाफ जो साक्ष्य रखे गए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसको कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है और ये माना जा रहा है कि इस मामले की जांच पड़ताल में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल पात्रा चावल मामले में जो घोटाला हुआ है उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये करीब 1039.79 करोड़ का घोटाला है, बड़ा घोटाला है। इस घोटाले के बारे में भी हम आपको एक बार बता देते हैं, हालांकि हमने विस्तार से कई रिपोर्ट्स इस पर आपको दिखाई हैं। मुंबई के पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चावल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए साल 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने माहडा और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। इस करार के तहत कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर माहडा को देने थे। इसके बीच बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को बेचनी थी। HDIL के राकेश वधावन, सारंग वधावन, प्रवीण राउत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। आरोप है कि कंपनी ने माहडा को गुमराह कर पात्रा चावल की FSI 9 अलग अलग बिल्डर्स को बेच दी। ने किसी को कुछ दिया नहीं गया, जो एक वो बिल्डर्स को बची हुई जमीन बेचनी थी वो सारी जमीन बेच दी गई और 901 करोड़ रुपए से जमा किए। इसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए और वसूले गए, लेकिन 672 लोगों को जो मकान देने का वादा था वो पूरा नहीं किया गया। इस तरह पात्रा चावल घोटाले में 1039.79 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसके बाद 2018 में माहडा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR भी इस मामले में दर्ज कराई थी। ये मामला कानूनी है लेकिन अब गंभीर और राजनीतिक इसलिए भी बन गया क्योंकि संजय राउत का नाम इसमें आया है। मामला पुराना है। संजय राउत का नाम ऐसे समय पर आया है जब महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। शिवसेना किसकी हो इसकी लड़ाई चल रही है और शिवसेना को बचाने के लिए संजय राउत एक तरीके से उद्धव ठाकरे के सेनापति दिखाई दे रहे थे, बल्कि वही कमांड कर रहे थे। उद्धव ठाकरे खुद उतने मुखर नहीं रहते हैं या राजनीतिक रूप से बयानबाजी करते नहीं दिखाई देते हैं जिस तरह से मोर्चा संजय राउत संभालते हैं। और बाला साहब के जाने के बाद उनके बोलने लिखने, उनके अंदाज की जो जिम्मेदारी उठा रखी थी शिवसेना में, वो संजय राउत ने उठा रखी थी, तो उनका जाना इसीलिए भी गंभीर हो जाता है। लेकिन शरद पवार चुप हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो अब भी उद्धव ठाकरे के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। महाविकास अघाड़ी में जाना उद्धव ठाकरे ने कहा सही निर्णय था। इसके बावजूद शरद पवार का चुप रहना ये साफ बताता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है और इसके दो बड़े कारण ये दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो संजय राउत के मामले में उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं संजय राउत से जुड़े हुए साक्ष्य जो हैं वो परेशानी का सबब आने वाले दिनों में बन सकते हैं, और दूसरा ये कि वो भी किसी जांच के दायरे की जद से बाहर नहीं है या उनके करीबी, खासतौर पर अजीत पवार या अन्य लोग, तो ऐसे में वो फूक फूक कर कदम आगे रख रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।